बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली याद दहानी आपको कि आज 4 अगस्त बरोज़ इतवार है। आज के दिन बरतानिया के शहर बर्मिंघम और बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हम मुज़ाहरे करने जा रहे हैं। 2 बजे बर्मिंघम में मुज़ाहरा करेंगे और शाम 6 बजे मैनचेस्टर में। दोनों जगहों पर मैं हाजिर हूँगा। आप तशरीफ़ लाइएगा, आपसे मुलाकात भी होगी और वहाँ से मिलके हम आवाज़ उठाएंगे। इमरान खान को 1 साल हो चुका गिरफ्तार किए हुए जाली केसेस में, तो अगर आप गिरदोनवा में हैं तो ज़रूर आज तशरीफ़ लाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है कि पीटीए के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान एक दफ़ा फिर गलत बयानी करते हुए पकड़े गए। जी हाँ, एक और झूठ उन्होंने बोला है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोला था, लेकिन अब एक और झूठ बोला है जो पूरी कौम के साथ बोला है। झूठा वादा है, झूठा दिलासा है या झूठी ओवर प्रॉमिसिंग है, जिसके साथ भी आप कह सकें। खबर के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसके साथ ओवर प्रॉमिसिंग की बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने किया है, जैसे वो पहले नाकाम रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि वो बदतरीन तरीके से उन्हें एक बार फिर शिकस्त होने जा रही है। इस बार उन्होंने क्या झूठ बोला है? इस बार उन्होंने कहा है कि हम वीपीएन को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, ये पीटीए के चेयरमैन, यकीनी तौर पर उनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है या उनकी एजुकेशन प्रॉपरली या ट्रेनिंग, एजुकेशन तो शायद कोई डिप्लोमा कर रखा हो, लेकिन किसी आईटी फर्म के अंदर काम नहीं किया, किसी दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं किया जहां से उन्हें पता हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेशली सोशल मीडिया और इंटरनेट के फ्लो को किस तरह से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। उन्होंने एक दोबारा जो है वो बयान ठोका है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम वीपीएन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल उन्होंने गलत बयानी की है। वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके अंदर ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2019 में जब हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के हकूक़ पर शबखून मारा और कश्मीर का जो स्टेटस था इंडिपेंडेंट रियासत का वो ख़त्म किया, आपको पता होगा, कश्मीर पूरे को जेल बना डाला और पूरे कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा कर लिया। एन उस वक्त उन्होंने कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया। जी हाँ, 2019 में कश्मीर के अंदर 1 साल के लिए इंटरनेट बंद रहा ताकि वहाँ से कोई चीज़ बाहर जाए ना, लोग सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म का कांटेक्ट ना कर सकें या कंटेंट ना डाल सकें, पता ना चल सके कि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर असल में किस तरह के मजालम कर रहा है। 1 साल गुजरने के बाद आखिर जब उन्होंने इंटरनेट खोला तो उस इंटरनेट में सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी। मकसद क्या था? मकसद फिर यही था कि 1 साल के बाद भी लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया के थ्रू बाहर ना जाए। जैसे आज हम आवाज़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी की आवाज़, किसी का सच, किसी की कहानी बाहर ना जाए। हिंदुस्तान ने भी इससे भी बढ़कर वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई और आवाज़ रोकने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान वो आवाज़ें रोकने में नाकाम रहा और उसकी वजह बनी वीपीएन्स। जी हाँ, वीपीएन्स ने काम किया। हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो दुनिया के सफ़े अव्वल के जो 2-3 मुल्क हैं उनके अंदर वो आता है अपनी एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट करने में। जो आईटी हब है पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर आज जो है उसमें हिंदुस्तान का कलीदी किरदार है। पूरी दुनिया की सिलिकॉन वैली से लेकर हर जगह पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जो साइंटिस्ट हैं या हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो छाए हुए हैं। गूगल से लेके हर कंपनी के सीईओज़ तक वो बने बैठे हैं, लेकिन हिंदुस्तान अपनी तमाम तर माइट और कोशिश के बावजूद कश्मीर के अंदर 2019, 20, 21 इसके अंदर वीपीएन्स को कंट्रोल नहीं कर सका और कश्मीरियों की आवाज़ पहुंची, कश्मीरियों की कहानी बाहर पहुंची और बवांगे दोहल पहुंची और पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीरियों के ऊपर किस तरह के मुजालिम किए गए। तो ये जो वीपीएन होता है इसकी ट्रैफिक को शायद कुछ वक्त के लिए, चंद घंटे के लिए, 1 दिन के लिए आप शायद ब्लॉक कर सकें। उसके बाद ये वीपीएन कंपनीज फौरी तौर पर अपना सिस्टम चेंज करेंगी, अपने आप को अपडेट करेंगी और फौरी तौर पर दोबारा वही वीपीएन काम करना शुरू कर देगा। हिंदुस्तान ये सारे
चौंचले करके देख चुका, जिसकी धमकियां आज मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, जी हाँ पाहफीज़, आपका और मेरा पाहफीज़, जो ये आजकल आपको धमकियां दे रहे हैं, वो पाहफीज़ को पता नहीं कि पूरी दुनिया में ये करने की नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं। और अगर पाहफीज़ ये कर सकते तो उनको ये अभी फायरवॉल के ऊपर भी इतना पैसा लगा था, सब कुछ है, तो पाहफीज़ को मुकम्मल आवाज़ यहाँ बंद करनी चाहिए ना, क्यों नहीं कर पाए वो? इसके लिए तो लोगों को उठाया जाता है, दूसरे काम, अब फिर ऑपरेशन शुरू हो गया है पूरे पंजाब के अंदर। सोशल मीडिया से जिस गरीब ने कभी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में कोई भी पोस्ट लगाई है, उनको ढूंढ ढूंढ कर उठाया जाता है। अगर पाहफीज़ वाकई कुछ कर सकते होते टेक्नोलॉजी वाइज, तो उनको यकीनी तौर पर लोगों को ना उठाना पड़ता। ये उनके, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, महज़ब कामों में आवाज़ों को ऐसे नहीं दबाया जाता, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पाहफीज़ का फेलियर है, जो सब कुछ वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से फिर लोगों को फिज़िकली उठाना पड़ता है। अच्छा जी, इससे पहले सिर्फ मैं चलते चलते आपको याद करवा दूं कि इन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में लिखकर एफिडेविट पर गलत बयानी की थी, झूठ बोला था, जब ये कहा था कि पीटीए ने किसी को टेलीफोन्स रिकॉर्ड करने की डायरेक्शन इजाज़त नहीं दी। बाद में टेलीकॉम कंपनीज ने आके चट्टा बट्टा खोल दिया था अदालत के अंदर और बता दिया था कि बिल्कुल इजाज़त दी हुई है पीटीए ने, और पीटीए की डायरेक्शन पर हमने इक्विपमेंट लगाकर इंटेलिजेंस एजेंसीज को डायरेक्ट रसाई दी हुई है, और पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों की रोज़ टेलीफोन्स जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, की जाती हैं और एक्सेस की जाती हैं। ये बताया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आकर टेलीकॉम कंपनीज़ के वकला ने, टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से ये बताया गया था। और उससे पहले पाहफीज़ जो थे वो रिटन एफिडेविट झूठा दे चुके थे, उस पर तौहीन अदालत का इनको नोटिस है, जिसको शायद इन्होंने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि काजी साहब इनको बचाएं, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन अब ये दूसरी गलत बयानी की थी, आपको डराने के लिए हमने कहा आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर वो हम आपके सामने रखेंगे बरतानिया से। बरतानिया के अंदर कल मैंने आपको, बल्कि आज सुबह के वीलॉग में ये बताया था कि बरतानिया के अंदर इस टाइम नस्ली फसादात जो हैं वो भड़क उठे हैं, और यहाँ बहुत सारी नफ़रत की जो है वो सियासत भी और सहाफ़त भी चल रही है। आपके सामने डेली मेल की एक तस्वीर रखनी है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि डेली मेल जो है वो कितनी ज़्यादा नफ़रत की सहाफ़त कर रही है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनका क्या रवैया है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की हेडलाइंस, इमिग्रेंट्स और ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हेडलाइंस जो हमें नज़र आ रही हैं। हमारा तज्जिया ये है कि ये इन नस्ली फसादात को और भड़काने में जो है वो जलती पे तेल का काम अंजाम देंगी, जब सहाफ़त यहाँ पर ये काम कर रही है। अभी पिछले 4 दिन से जहाँ पर लगातार बरतानिया के अंदर फसादात हो रहे हैं, पुलिस और मज़ारीन का आमना सामना है, बहुत सारी जगहों पर जलाओ गिराओ पथराओ, लोग ज़ख्मी हैं, और ऐसे मामले में जब सहाफ़त को मरहम रखना चाहिए वो इन चीज़ों को और भड़का रहे हैं। सिर्फ आपको बताना था कि हर जगह पर ऐसे लोग हैं जो हर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगली खबर आपके सामने रखे हैं जी, 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया था उसका जो इस्तेमाल था और उसकी जो वजूहात थी वो अब सामने आ गई हैं। जी हाँ, ये जो इख्तलाफी नोट दिया गया था, अब इस इख्तलाफी नोट से एक बात तो पता चल गई कि ये इख्तलाफी नोट असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कंटेंट दिया गया था। जी हाँ, जैसे ही ये दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट आया जिसमें उन्होंने आइन से बगावत कर दी है और ये अहकामात दे दिए कि कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी अहकामात ना माने। अब आइनी और गैर आइनी क्या है वो ये 2 जजेस तय करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में इस काम को गैर आइनी करार दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 बल्कि 11 जजेस की जजमेंट इनके अपोजिट है। इनका इख्तलाफी नोट, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा, शायद असद तूर ने कहा कि इख्तलाफी नोट और जाली नोट इन दोनों की कोई हैसियत नहीं होती। तो लग ये रहा है कि इसकी कोई हैसियत नहीं जो ये कर रहे हैं, लेकिन ये लिखा क्यों गया था? कानूनी हैसियत तो इसकी कोई नहीं है, क्योंकि 11 जजेस का फैसला ही असल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है। 2 जजेस के फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी पहले जारी करने से। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये पहले जारी क्यों किया गया? जैसे ये जारी हुआ, जियो टीवी तो बेचारा मर ही गया ज़मीन पर लेट लेट के बयानियाँ बनाने को। और जियो टीवी कभी कभी बताया करता था हमारे साथ कि बयानियाँ बनाने में हम बड़े ज़बरदस्त हैं। मुझे आज भी याद है, मीर साहब मुझे कहते थे कि जो बयानियाँ हम बनाते हैं वो कोई और मार्केट में नहीं बना सकता। बयानियाँ
बयानिया बनाने में हम एक्सपर्ट हैं। आज एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद और अयाज, किसी से बयानिया नहीं बन पा रहा। बयानिया अगर कोई बना रहा है तो वो पाकिस्तान की आवाम बना रही है, बयानिया अगर कोई बना रहा है तो वो सोशल मीडिया बना रहा है, बयानिया अगर बना रहा है तो वो बना रहा है जिसको रोकने में पाहा हफीज़, जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान मुकम्मल नाकाम हुए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे। बयानिया वो बना रहे हैं और वही बयानिया बनाएंगे जो पाकिस्तान की आवाम है। तो इसलिए ये जो दो जजेस हैं, इन्होंने ये जो इक्विपमेंट दिया, मैं ये कहूँगा जो बारूदी मवाद दिया, उसके ऊपर डेंटोनिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यही बताया कि ये गैर आइनी अहकामात हैं और इनको मानने के हम पाबंद नहीं हैं। मीन सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने की कोशिश की है और उसका मवाद जो है वो इन दो जजेस ने प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दोनों जजेस जो है उनको सोचना चाहिए था ये काम करने से कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं साम्राज्य के हाथों में इस टाइम, उनको अपने हल्फ की रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए थी, ये गैर आइनी काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर है एक माँ की कहानी। जी हाँ, दो बेटे जिसके इस टाइम उससे दूर हो गए, बिजली का बिल ज़्यादा आया, एक भाई ने दूसरे भाई को उस बिल के ऊपर कत्ल कर दिया। अब माँ इंटरव्यू देते हुए ये बता रही है मीडिया के ऊपर कि मेरे दोनों बेटों की इससे पहले कभी लड़ाई नहीं हुई थी, बिजली का बिल लगातार ज़्यादा आ रहा था, बेटे जमा नहीं करवा पा रहे थे, जिस पर दो भाइयों की आपस में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। जो मर गया उसको तो दफना दिया मैंने, जो जिंदा है वो अब जेल चला गया और मुझे नहीं पता मैंने घर कैसे चलाना है। मेरे दोनों बेटे मेरे हाथों से चले गए, एक ने एक को कत्ल कर दिया और ख़ुद वो जेल चला गया। नेट रिज़ल्ट जो अम्मा जी के हाथ में आया वो गुर्बत, अफलास, और अब उनको ये भी नहीं पता होगा कि अगला बिल उन्होंने कहाँ से जमा करवाना है, क्योंकि रियासत तो उनका कोई ख्याल नहीं करेगी। एक तरफ ये कहानियाँ हैं और दूसरी तरफ अरस्तू साहब जो है वो बोंगियाँ मार रहे हैं। जी हाँ, एहसन इकबाल की बात कह रहे हैं, वो विजन 2047 दे रहे हैं। जी हाँ, 2047 मतलब 20 साला विजन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 20 साल दें, उसके बाद आपको बिजली सस्ती करके देंगे और आपको इकोनॉमिक बेहतरी करके देंगे। 2047 में आपको जवाब देंगे, 2047 में। जी हाँ, फॉर्म 47 वाले 2047 का विजन है, इनका विजन वैसे 47 वाला ही था, दुरुस्त इन्होंने विजन निकाला है, इनको 47 वाला विजन ही देना चाहिए था क्योंकि ये पैदावार ही फॉर्म 47 की हैं। तो अब फॉर्म 47 वाले कहते हैं कि हमें 20 साल दें और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास इससे पहले कोई आइडिया है तो फिर हमें बताएं, आप आके ठीक कर लें, हमने तो किया था। अगर इमरान खान आपके महंगे लगाए हुए बिजली के जो मंसूबे थे वहाँ पर डॉलर का रेट 148 रुपये, जी हाँ 47 नहीं, 148 रुपये पर फिक्स ना करते और वो मुआहदे दोबारा थोड़े बहुत निगोशिएट ना होते तो आज 200 रुपये का बिजली का यूनिट होना था। जी हाँ, मैं मुहावरातन नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए कि डॉलर अगर 148 पे तो इस वक्त डॉलर 280 रुपये पे है और अगर डॉलर इस वक्त 280 के आगे पीछे है और अगर ये रेट उस हिसाब से तय होता, इमरान खान 148 पे से फिक्स ना करके जाते, जैसे ये मुआहदे करके डॉलर को खुला छोड़ के गए थे, तो आज आपको 200 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलनी थी। तो हमें तो जब मौका मिला जो हम फिक्स कर सकते थे वो किया। आप अपनी अदाएं देखें कि आपको 47 के थ्रू ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया, उसके बावजूद भी आपकी औकात ये है कि आप कुछ नहीं कर सके और 20 साल का अरसा जो है वो मांग रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो खुर्शीद शाह ने इंकशाफ किया है कि जब अदम एतमाद लाई गई थी तो हमें लगता था मामला ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हाथ में आ जाएगा, इकॉनमी ठीक हो जाएगी, इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे और सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि मामला तो ख़राब हो गए, पहले से भी मामला हाथ से निकल गए हैं, खुदारा कोशिश करें, मामलात को संभालें, मुज़ाकरात करें। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इमरान खान को ही आने दें, हमारे बस का ये काम नहीं है। जी हाँ, ये खुर्शीद शाह साहब का कहना है। इससे पहले नैयर बुखारी साहब भी खुलकर ये बात कर चुके हैं कि इन इलेक्शंस में धांधली हुई। और अगली स्टेटमेंट जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो भी पीपल्स पार्टी से, नदीम अफजल चंद कहते हैं कि इमरान खान पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनका इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है और उनके अलावा और कोई हल नहीं है। ये आखिरी बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन कहने का मतलब उनका यही है कि इमरान खान इस टाइम पहले से भी, जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि इमरान खान पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मतलब वो भी खुर्शीद शाह वाली बात सुना रहे हैं आपको कि हमने सोचा था सब कुछ हम कंट्रोल कर लेंगे, वो तो दूसरी तरफ निकल गया। अब इससे अगली स्टेटमेंट देखिए, वो नून लीग से है, राणा सनाउल्लाह की। वो ये कहते हैं जब तक इमरान खान है मुल्क में अमन नहीं आ सकता। इनडायरेक्टली वो भी कन्फेशन कर रहे हैं कि हमें अवाम नफरत करती है, हमें अवाम मुंह नहीं लगाती जब तक, क्योंकि वो
अमन इसी को कहते हैं ना, अमन उनके ख्याल में ये कि हम अमन से खाएं पिए, अमन से लूट मार करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम अमन से 200 रुपये बिजली का यूनिट बेचें और हमें कोई तनकीद करने वाला ना हो, अवाम हमें फिर भी फूलों के हार पहनाए। आजकल जो अवाम हमारी लान तान कर रही है, इसको वो बदमनी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान है अमन नहीं आ सकता, मतलब हमारी अवाम में इज्जत वापस नहीं आ सकती। वो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस वक्त दौर इमरान खान का है, खुर्शीद शाह हों या और उससे पहले राजा परवेज़ अशरफ, जी हाँ, पीपल्स पार्टी से, वो भी कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाले को कह चुके हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, ओपन करें, मुल्क को संभालें, मुल्क दूर निकल रहा है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, राजा परवेज़ अशरफ की स्टेटमेंट, नदीम अफजल चंद की स्टेटमेंट, खुर्शीद शाह की स्टेटमेंट, और फिर याद कीजिए इनके वो जो मैं यही कहूँगा कि वो जो सिंथेटिक किस्म के इनके चेयरमैन हैं बिलावल जरदारी, उनकी स्टेटमेंट याद कीजिए जब उन्होंने अपनी टूटी फूटी उर्दू में तकरीर करते हुए बीच में अंग्रेज़ी का जुमला बोला था और कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो हम इन सबको अब ये कहते हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अब आप वो सब जो तकरीरें करते थे, अब ना आपकी तकरीर है ना आपका चेयरमैन है वहाँ पर। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जनूबी पंजाब के मंसूबे बंद कर दिए गए हैं। लाहौर को 137 अरब के अजाफी फंड्स जो हैं वो मंजूर कर दिए गए हैं और जनूबी पंजाब का सारा पैसा उठाकर अब लाहौर पर लगाने की जो है वो मुकम्मल तैयारी की जा रही है। लाहौर पर बिल्कुल लगाना चाहिए, फैसलाबाद पर भी लगाना चाहिए, गुजरांवाला पे भी लगाना चाहिए, शेखुपुरा भी, रावलपिंडी भी, लेकिन साथ राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया, वहाँ पर भी लगाना चाहिए। बहावलपुर हो या अहमदपुर शर्किया हो, वहाँ भी लगाना चाहिए। वो भी पंजाब के शहर हैं, तो ये पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब इससे मज़ीद पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में लोगों के कितने बड़े बड़े रिजर्वेशंस और घाव हैं जो उनको लगे हुए हैं, ज़ख़म लगे हुए हैं। आप और तफरीक पैदा कर रहे हैं। अब साउदर्न और नॉर्दर्न पंजाब के अंदर ये आप एक और अहमकाना हरकत कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कि आप मंसूबे बंद कर रहे हैं जनूबी पंजाब के अंदर और वो सारे का सारा पैसा उठा के आप लाहौर के अंदर ला रहे हैं। लाहौर में फिर कंक्रीट के जंगल बिछाएंगे आप, फिर ठेके देंगे, बड़े बड़े किकबैक्स लेंगे और मकसद आपका सिर्फ होगा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का पेट भरना। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा? अर्बनाइजेशन और होगी, लोग छोटे शहरों से लाहौर में और मूव करेंगे, पोल्यूशन होगी, आबादी बढ़ेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा वो भी आबादी के प्रेशर में कोलैप्स कर जाएगा। तो फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। इसलिए होश के नाखुन लीजिए और पूरे पंजाब को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एक शहर पर सारा बोझ ना डालिए। लेकिन ये अकल आपको काश आ सकती हो, आनी तो है नहीं। बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।